21वीं सदी में जब हम बात कर रहे हैं, 2025 में बात कर रहे हैं, आप खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आखिर स्त्री के लिए यह स्वप्न, वह जीवन, उस जीवन की परिकल्पना जिसमें सब कुछ अच्छा हो, क्या इतना दूर की कौड़ी है? देखिए, एक बहुत लंबा सफ़र, एक बहुत लंबी यात्रा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये जो आपके साथ, आपके सामने मैं बैठी हूँ और अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ, ऐसी सुविधा कितनी स्त्रियों को थी। हम मेरा ये इस किताब पर काम करने का उद्देश्य ये था कि पहली बात कि जैसे सुमन राजे ने एक किताब लिखी थी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। उसमें उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में लिखा, जिन स्त्रियों को बिल्कुल इतिहास की मुख्य धारा से काट दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया, मान लिया गया उनके बारे में कि वो तो कुछ लिख ही नहीं, स्त्रियाँ थीं, कुछ लिख नहीं पाती थीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने कुछ लिखा भी तो शायद उनके आस-पास रहने वाले पुरुषों ने उनके नाम से लिख दिया। तीसरी बात, अगर उन्होंने खुद भी लिखा, तो पुरुषों के पैटर्न पर लिखा। पुरुषों ने जैसा समाज जैसी अभिव्यक्ति के जो कौशल उनको दिए, उन उन कौशलों को की प्रतिध्वनि दरअसल उन स्त्रियों का लेखन है। लेकिन जब आप इन आत्मकथाओं को एक सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था कि मुझे स्त्री आत्मकथाओं पर एक निरंतर्य में काम करना है। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया प्रतिरोध की संस्कृति से और बहिणाबाई के अभंग पद से लेकर आज तक की आत्मकथाएँ जब आई, तो इसमें पूरे एक स्त्री लेखन की अनवरत, निरंतर एक परंपरा दिखाई पड़ती है। इस परंपरा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस परंपरा को पहचानने में जो बाधक चीज़ें हैं, वो बाधक चीज़ें ये हैं कि जब हम हमारा ये बहुसांस्कृतिक देश है। बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक। ऐसे में यदि मुझे हिंदी आती है तो अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी आती है तो बांग्ला नहीं आती और एक व्यक्ति के भाषा सीखने की सीमाएँ होती हैं। ऐसी स्थिति में मेरे सामने भाषा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती। जैसे मुझे कन्नड़ नहीं आती, लेकिन मुझे कुछ मलयालम समझ में आती, मुझे तेलुगु तमिल तमिल समझ में आती है, बांग्ला मुझे आती है, हिंदी आती है, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत काम चलाऊ आती है। तो ये जो भाषाएँ हैं, इन भाषाओं को में जो लिखा गया, उनको वो अपने अपने प्रांतों में, अपने प्रदेशों में वो स्त्रियाँ लिख कर के शांत हैं। मसलन कन्नड़ की स्त्री आत्मकथाकारों से जब मैंने बात करने की कोशिश की कि क्या वो अपना लिखा हुआ हमारे साथ साझा करेंगी, तो उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में उनके बहुत ही मतलब एक तरह से बड़े अच्छे विचार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कन्नड़ लिटरेचर बहुत रिच है, हम इसमें बहुत खुश हैं, हमें हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो अपना लिखा हुआ कन्नड़ से हिंदी में लाने के लिए वो उत्सुक नहीं है। वो अपना लिखा हुआ अंग्रेज़ी में लाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हिंदी में लाने के लिए उत्सुक नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों कि हिंदी पट्टी को दक्षिण भारत में, चाहे बंगाल में एक बहुत सम्मान से देखा नहीं जाता है। खुद बंगाल में भी प्रेमचंद और रेणु के बाद कोई रचनाकार उनकी आँखों में, उनके मन में एक गरिमापूर्ण स्थान पाता नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने कभी इस पर काम करने की कोशिश की या इस पर ध्यान देने की कोशिश की? क्योंकि आपका संवाद, आप खुद पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन के अलावा आपका अभी भी बंगाल से संपर्क है और लगातार पूरे देश के बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसकी क्या वजह पाती होंगी? क्या है ऐसा? मुझे लगता है कि बंगाल हो या केरल हो या कन्नड़ हो, ये इस क्षेत्र के जो साहित्यकार हैं, वो अपनी परंपराओं से और अपनी भाषिक संस्कृति से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। वे लोग भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, वो इतना सोच समझ कर के करते हैं और वहाँ पर साहित्यकारों का इतना सम्मान है,
उन वहाँ के पुस्तक मेलों में जाइए और वहाँ पर साहित्यकारों का इतना सम्मान है, वो अपनी भाषा पर गौरव महसूस करते हैं। वैसा गौरव यदि मुझे लगता है कि काश हम भी महसूस करते। उसके बहुत कारण तो मैं नहीं बता सकती, मैंने इस पर क कारणों पर विचार नहीं किया, लेकिन ये तय है कि कन्नड़ में जिस तरह से रचनाकारों, खासकर स्त्री रचनाकारों का सम्मान है, बंगाल में जिस तरह से स्त्री प्रकाशक और स्त्री रचनाकारों का सम्मान है, वैसा सम्मान हिंदी पट्टी में मुझे नहीं मिलता। यहाँ पर वहाँ पर लेखक अपनी किताब बेचने के लिए खुद बेचैन नहीं रहता है, जबकि हिंदी पट्टी में ऐसा है।